हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। उसमें हमने अपनी हिस्ट्री की घटना चक्र को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एक या दो टॉपिक आपके बचे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी। बिकॉज बहुत दिनों से हम एक ही मोड में पढ़ते चले आ रहे हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री। तो आई थिंक आपको भी बहुत बोरियत महसूस हो रही होगी और मुझे भी पढ़ाने में लगता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक एग्जाम था जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो वो एग्जाम हो चुका है। तो अब हमारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे और कंसिस्टेंटली मैं डालती रहूंगी वीडियोस और आपके घटना चक्र को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज जो हमारी घटना चक्र है, नई घटना चक्र को हम स्टार्ट करेंगे, नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। और मैंने ये घटना चक्र इसलिए ली है, इसको पिक किया है आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र। ठीक है, इसको मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसमें जो है बहुत कम टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के आते हैं। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको उठाया है कि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। और यस, आप में से कुछ लोगों का कमेंट था कि मैम ज्योग्राफी कराइए। तो यस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में कई चीजें ऐसी हैं जो ओवरलैप भी करती हैं एक दूसरे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एक लेक्चर, एक दो लेक्चर इसका आ गया, फिर एक दो लेक्चर ज्योग्राफी का आ जाएगा। इससे क्या होगा, ज्योग्राफी में आपके लगभग 52 to 53 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आपका ज्यादा लेंदी है और इसमें आपके मुश्किल से 10 या 11 टॉपिक्स ही हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में। तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बीच बीच में अपना ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो यस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की घटना चक्र को। और थोड़ा सा फॉर्मेट में भी मैंने चेंज किया है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नोट्स से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने नोट्स के पार्ट को स्किप करने का सोचा है, अभी पूरी सीरीज में नहीं, अभी एक दो लेक्चर में। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं आपको नोट्स के साथ चाहिए, तो मैं नोट्स भी आपको कराती चलूंगी, जैसा हम पुराने फॉर्मेट पे हिस्ट्री की हमने की है उस तरीके से। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं यही ठीक है फॉर्मेट, केवल क्वेश्चंस करने हैं हमें और क्वेश्चंस में ही जो समझाना है मैम समझा दीजिए, पूरे नोट्स नहीं देखने हैं, तो हम उस फॉर्मेट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। और यस, वन मोर थिंग, ये जो आपकी घटना चक्र है वो इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में है। कोई देखिए, इंग्लिश हिंदी का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज को एक बैरियर की तरह कंसीडर नहीं करना चाहिए हमें। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कई टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी एज कम्पेयर टू हिंदी। तो जहां जहां पर हिंदी की जरूरत होगी मैं आपको हिंदी भी बताती चलूंगी प्रॉपर। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको इंग्लिश को देखकर। जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में रहेगा। और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको हिंदी में बताती चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, जो कि है घटना चक्र के बारे में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। अगेन, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। तो हम आएंगे अपने इंडेक्स पे, तो हम देख लेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या आपके जो है टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा इकोलॉजी। तीसरा है हमारा बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता। डोंट वरी, मैं हर जगह आपको हिंदी इंग्लिश सब बताती चलूंगी। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पांचवा टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे इसका डिप्लीशन होता है। ठीक है, सिक्स टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। सेवेंथ है हमारा सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें हम बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं हमारे। एट टॉपिक है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में। उसके बाद है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड लास्ट है हमारा मिसलेनियस, जिसमें हम सब कुछ मिक्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था कि हमारे टॉपिक से केवल 11 टॉपिक्स हैं, बट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो हमारा है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं।
कि नोट्स का भी पार्ट है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। ये सब तो फॉर्मेलिटीज वाली चीजें। यस, ये देखिए हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरे नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करूं एक एक चीज कि क्या होता है इन्वायरमेंट, क्या होता है इकोसिस्टम, क्या होते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को प्रॉपर ऐसे जानना, तो मैं आपको नोट्स कराऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। यदि आपको ये मेरा फॉर्मेट सही लगता है केवल क्वेश्चंस का, तो फिर मैं केवल क्वेश्चंस ही करा दूंगी, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर अपना रिएक्शन दें, अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे पढ़ना है, इन नोट्स के साथ पढ़ना है या विदाउट नोट्स पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, वाटर एंड कार्बन साइकिल के बारे में है, ठीक है। टॉपिक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये। अर्थ समिट, रियो समिट के बारे में यहाँ पे नोट्स हैं। एजेंडा 21, जो अर्थ समिट की रिपोर्ट थी वो एजेंडा 21 के नाम से पब्लिश हुई थी, उसके बारे में है। रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस है। देखिए रियो आप जानते हैं 1992 में हुआ था। एक हमारे पास रियो प्लस 10 है, ठीक है, और एक आपका रियो प्लस 20 भी है हमारे पास। तो ये सब क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए कुछ लोगों को नहीं भी जानना होता है क्योंकि उनके ऑलरेडी नोट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो जरूर बताएं मुझे कि आपको किस फॉर्मेट पे पढ़ना है, राइट, किस फॉर्मेट पे आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये आप मुझे बताएं, तो मैं आपको उसी फॉर्मेट पे कराऊंगी। फिलहाल हम जो आज अपना नया फॉर्मेट हमने स्टार्ट किया है, तो हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएंगी वो हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में। देखिए जो इन्वायरमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है, ठीक है, एनवॉयर है, ठीक है। एनवॉयर का मतलब होता है क्या कि ऑनवोलप, ठीक है, मतलब आवरण, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना। भाई लिफाफे में क्या होता है, लिफाफे में हम कोई चीज बंद करते हैं वो चारों तरफ से घिर जाती है, तो किसी चीज को चारों तरफ से सराउंड कर लेना इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। एक लेयर बना देना चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे टॉपिक का नाम है। तो इन्वायरमेंट तो हमने समझ लिया, ठीक है, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, आवरण बना देना, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। ये एक लैटिन वर्ड से आया जिस जो है इन्वॉयर, जिसका मतलब होता है एनवलप, यस, टू सराउंड समथिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास में देखिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। किसको नहीं पसंद है कि डेवलपमेंट हो हमारा, ठीक है, हमारी कंट्री का, हमारे एरिया का, सबको पसंद है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, ठीक है, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, सारी सुविधाएं हों। तो वो जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जब डेवलपमेंट होगा, आपको ही पता है कि अगर कोई एरिया है, सपोज दैट ये एक एरिया है, यहाँ पर कभी बहुत हरे 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 पेड़ थे, ठीक है, यहाँ सब पूरा हरियाली थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको जो है यहाँ से पेड़ को कट करना पड़ेगा और कट करके इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करना चाहते हैं उसे हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट भी जरूरी है, आपको पता है, बट इन्वायरमेंट भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक जिसे कहते हैं ना, एक कोऑर्डिनेशन हमें बिठाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप डेवलपमेंट करिए, ठीक है, प्रेजेंट में डेवलपमेंट करिए, बट नीड्स ऑफ द फ्यूचर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जैसे हम हैं, हमारी जनरेशन है, हमारे बाद जो अगली जनरेशन आएगी, तो आज ही हम इतना पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, आज ही हम इतना ना चीजों को यूज कर ले, इतना ज्यादा उसका कहते हैं ना ह्रास ना कर ले, इसको इतना उसको ओवर यूज ना कर ले कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए ये रिसोर्सेज बचे ही ना,
ठीक है, जैसे जो हमारे कुछ तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि परंपरागत होते हैं, जिन्हें हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे हमारा कोल हो गया, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स या परंपरागत सोर्स वो होते हैं जो जिनके हमारे पास लिमिटेड भंडार हैं, जो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें ऐसा यूज करना है आज प्रेजेंट में कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उसे भी ये सब चीजें देखने को मिले, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे टॉपिक का नाम है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको एक जनरल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं आपको नोट्स नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि मेरा ये मानना है कि नोट से और बेहतर समझ में आती हैं चीजें जिसने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिसने पढ़ा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कि पहले आप नोट्स करें और साथ में फिर क्वेश्चंस कर लें। बट अगेन अगर आप लोगों को उसी फॉर्मेट में पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, आज हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, इसी में एक हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं। ऐसा केवल इसी टॉपिक में है, बाकी सब टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है बेसिक और हाई लेवल का। तो बेसिक्स को आज हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और एक असर्शन है, एक रीजन है। तो हम पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखेंगे आगे भी स्टेटमेंट में है कुछ या इतना ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। यस, तो आगे कुछ नहीं है। तो हमारा असर्शन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। यस, इट इज वेरी अच्छा है। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट इज करेक्ट। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। रीजन क्या दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यस, मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले आपको यही डेफिनेशन बताई कि टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही यही कहते हैं ना, यही एक डेफिनेशन है, ठीक है, जिसे हम हर जगह पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों के बीच में बिकॉज भी आप लगाकर पढ़ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। तो हिंदी वालों को भी अगर नहीं समझ में आया है तो सतत विकास का मतलब हमारे ह्यूमंस के लिए जो हमारी मानव समाज है उसके लिए सतत विकास जरूरी है, ये हमारा असर्शन था। रीजन क्या है, क्योंकि सतत विकास एक ऐसा विकास है जिससे हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे भविष्य की जो पीढ़ी है, उस बिना उसकी आवश्यकताओं को क्या कह सकते हैं, बिना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो यस, दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलिए देखिए यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये, राइट। और आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है ये। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली कोटेड डेफिनेशन है। और ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई है, कभी आपके पास ये भी फ्यूचर में आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो आपकी डेफिनेशन है कि दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, टू मीट देयर ओन नीड्स, ये एक तरीके की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन कहीं से तो ली गई होगी। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जब आपका कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई तो वो हुई, उसको कहते हैं हम ब्रूटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट में ये डेफिनेशन है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन एक और बन गया कि ये जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको दे देगा और कहेगा कि ये पहली बार कहाँ पब्लिश हुई, कहाँ से ली गई। तो ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट से ली गई, ठीक है। हिंदी में भी ब्रूटलैंड है, इंग्लिश में भी ब्रूटलैंड ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें करेक्ट ऑर्डर में उसको
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है तो आप सभी को पता है कि रियो अर्थ समिट यानी कि जो अर्थ समिट हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? रियो डी जेनेरियो है आपका ब्राजील में। लेकिन ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्राजील इंपॉर्टेंट है, ब्राजील हमें याद है तो ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। रियो डी जेनेरियो एक इंपॉर्टेंट जगह है ब्राजील में, लेकिन ब्राजील की जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है। ठीक है, तो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। पब्लिकेशन ऑफ ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो आपकी हुई थी 1907 में। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जो हुआ था, ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर आ जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी 1987 में। बट यहाँ पूछ रहा है एनफोर्समेंट, तो एनफोर्समेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ वो 1989 में हुआ था। और लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश हुई थी आपकी 1972 में। 1972 आपका याद होगा आपको, ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो भी समझ लें। तो ये जो स्टॉक होम में हुआ था ना, स्टॉक होम स्टॉकहोम समिट हुआ था। इन्वायरमेंट पे पहली समिट जो हुई थी वो स्टॉकहोम समिट हुई थी। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन में है। ठीक है, स्वीडन में है। स्टॉकहोम कहाँ है आपका? स्वीडन में है। तो इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे। और उस जो स्टॉकहोम में जो समिट हुई थी उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का नाम था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। ठीक है, ये उसका नाम था। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, आप इसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे देख लें, यही आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। चलिए, यूपीपीएससी 2020 में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन 1987। दैट रिपोर्ट वाज, देखिए वो जो रिपोर्ट थी अभी हमने पढ़ा, उस रिपोर्ट का नाम था ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट उसका जो नाम था। ठीक है, आपका जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट था उसके अंदर जो रिपोर्ट का नाम था, उसका जो नाम था वो था अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसको पब्लिश किया गया था। राइट, चलिए देखिए यहाँ पर भी लिखा है आपका, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर ऑल्सो नोन एज, दोनों एक ही चीज है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट और अवर कॉमन फ्यूचर दोनों एक ही चीज है, एक चीज के दो नाम है। ठीक है, विच वॉज पब्लिश बाई वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCED ने पब्लिश किया था 1987 में, जिसमें डिस्कशन किया गया था किसके बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में स्टार्ट हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें पता चला कि 1987 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन्वायरमेंट रेफर्स टू, मतलब इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? फर्स्ट है हमारा कि द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, बिल्कुल, मतलब जो भी हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, हवा पानी पृथ्वी पेड़ पौधे जानवर जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस व्हिच सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जितने भी कंडीशन जो हमें सराउंड करती हैं चारों तरफ से किसी भी टाइम पीरियड में, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट में हम फिजिकल बायोलॉजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल ऑल अबव, बिल्कुल तीनों तीनों चीजें आपकी सही हैं। राइट, देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रेंड, अच्छा मैंने आपको बता दिया शायद कि लैटिन वर्ड से आया है, तो आप वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जो इन्वायरॉन है वो आपका फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है ये। लैटिन, अच्छा मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है वो लैटिन और ग्रीक से आते हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फ्रेंच वर्ड है इन्वायरॉन, जिसका मतलब होता है एनसर्किल या सराउंड। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बताते चलूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है।
आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे पता चलते चलेंगे। तो आपको जैसे ब्रूटलैंड रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, और ये फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एलिमेंट्स, और इससे ये भी आपको पता है कि एक इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशंस दैट सराउंड, affect and influence the survival, growth and development of people, animals और plant as defined in the Environment Protection Act। यहाँ से आपको पता चलेगा कि Environment Protection Act कब आया था, 1986 में आया था। ठीक है, तो Environment Protection Act क्या कहता है कि Environment includes water, air, land and interrelationships which exist among between the water, air and land and human beings, other living creatures, plant and microorganisms and property। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से कौन सी चीज संबंधित नहीं है, यानी पर्यावरण संरक्षण से कौन सी चीज संबंधित नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल ये संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट करें कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर जनरेशन को। पोवर्टी एलिवेशन मतलब कि गरीबी को हटाना, गरीबी का निवारण करना, इसको हम भी होल्ड पर रखेंगे। तीसरा है एयर कंडीशनिंग, बिल्कुल हवा को स्वच्छ करना, बिल्कुल ये भी हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आएगा। यूज ऑफ पेपर बैग्स, ये बिल्कुल ये भी आएगा, पेपर बैग यूज करेंगे, पॉलिथीन नहीं यूज करेंगे, पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन आपका नहीं आता है। ये देखिए आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाएगा या सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन, अभी मैंने आपको बताया कि 1986 में हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा तो हम इसको जल्दी जल्दी से करते चलेंगे। अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, सो 1986 अगेन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये हमने ये हमारा अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऊपर किए, तो 1986 में हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये ईयर। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो ईयर है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूपीबीईओ 2019 का ये क्वेश्चन है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Environment is a composite state of, environment is a composite state of biotic factors, abiotic factors, physiographic factors। देखिए बायोटिक फैक्टर्स को हम कहते हैं जैव घटक। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स को हम कहते हैं अजैविक घटक। ठीक है, या अजैव घटक। फिजियोग्राफिक आपका जो आपका लैंड, चट्टाने, माउंटेन, इनसे रिलेटेड जो आपके फीचर्स हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंट में हमारे जैव घटक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब हो गए। एबायोटिक में आपके वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, और फिजियोग्राफिक में मैंने आपको बताया कि लैंड से रिलेटेड जितनी कंडीशंस हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। तो यस कि इन्वायरमेंट जो है इनमें से किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ऑब्वियस बात है इन तीनों ही चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा आपका। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट अभी हमने पढ़ा फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कल्चरल इन्वायरमेंट भी होता है और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो हम जानते हैं होता ही है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें। ठीक है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा आपका कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपका प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स इंक्लूड होते हैं। और कल्चरल इन्वायरमेंट में आपके मैन मेड चीजें जैसे कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल चीज एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है।
नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपको मैंने बताया था अभी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि हम आज रिसोर्सेस का यूज करें, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में उसकी कमी ना हो। ठीक है, तो किस तरीके के रिसोर्सेस की हम बात कर रहे हैं? ना तो हम मटेरियल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, ना तो हम सोशल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, ना ही हम इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लाइक हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, वुड है, प्लांट्स हैं, इन सब चीजों की हम बात करें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, उनको हमें इतना केयरफुली यूज करना है कि हम फ्यूचर में भी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसे अच्छे से इसको यूज कर पाए और उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, चलिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है कब तक पूरा करने का। और देखिए, इंडेक्स की बात करें तो ये हर साल आता है, तो आपको अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो आप 2024 का याद करेंगे, और अगर अभी 2024 का नहीं आया है तो आप फिर 2023 का याद करके जाएंगे, अगर अभी आपका कोई एग्जाम लगा है तो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लू कार्बन। अब आप कहेंगे कि कार्बन तो ब्लैक होती है, तो व्हाट इज ब्लू कार्बन। देखिए, कार्बन के बेसिस पे हम अपनी केमिस्ट्री को, ठीक है, केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं जो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, साथ में और भी कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं चीजों से ही मिलकर बना होता है, लेकिन ये बेसिक होते हैं, ये होने ही चाहिए। इनऑर्गेनिक में हम बाकी सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक, तो क्यों बताया कि जहां पर ऑर्गेनिक नाम आएगा तो वहां पे ऑर्गेनिक का रिलेशन जो होता है वो कार्बन से होता है। ठीक है, और अभी हम ऑर्गेनिक को जैविक भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कोई भी चीज, कहते हैं ना कि ये तो ऑर्गेनिक खाद है या ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, तो मतलब कि ऐसी चीज जिसे किसी भी तरीके के केमिकल के बिना उगाया गया हो या बनाया गया हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी केमिकल। ठीक है, इसमें किसी केमिकल का यूज ना किया गया हो, किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप में केमिकल का यूज ना किया गया हो, तो ऐसी चीज को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कार्बन पे हम ब्लू कार्बन पढ़ने जा रहे थे। यस, तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन sequestered or in forest biomass and agriculture soils, कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखिए, कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कभी कभी ट्रेसेस में CO के फॉर्म में भी आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। कब? जब आपका कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल इसका फ्यूल्स का, जब आप व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है, कार वगैरह से जो निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट, कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कार्बन को हम ब्लू कार्बन नहीं कहते हैं। देखिए, ब्लू से यहाँ पे आप एक बात समझ सकते हैं कि ब्लू है और यहाँ पर ओशियन का एक आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यस, यहाँ से आप ब्लू से मैच कर सकते हैं कि भाई पानी ब्लू होता है। ठीक है, तो हम ओशन से इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि वो पूरा कार्बन का सिंक, ठीक है, सिंक जहां पर चीजें इकट्ठा होती हैं। ठीक है, पूरा कार्बन सिंक जो ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम ने अपने पास कैप्चर करके रखी है कार्बन। ठीक है, कोस्टल आप जानते होंगे, जैसे ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये गुजरात की बात है, या मुंबई है, ये गोवा है, मान लीजिए केरल है, तमिलनाडु है, इधर आंध्रा है, इधर उड़ीसा है, ये सब क्या है, ये कोस्टल रीजन वाला इंडिया है। कोस्टल मतलब कि आप जब समुद्र तट से सीमा लगती है तो उसको हम कोस्टल रीजन बोलते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर वहां का भी एक इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर मैनग्रोव्स ज्यादा होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे मैनग्रोव्स कौन से प्लांट होते हैं। तो मैनग्रोव्स जो हैं आपके, मैनग्रोव्स वो प्लांट होते हैं, वो वेजिटेशन होती है जो कोस्टल एरिया में उगती है, जहां पर बहुत ज्यादा सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो है ज्यादा होता है। सॉल्टी वाटर में ये उगते हैं, सलाइन वाटर में ये उगते हैं मैनग्रोव्स। ठीक है, तो ये मैनग्रोव्स और जो यहाँ की बाकी के सी ग्रासेस होती है, वो सब कैप्चर करके रखते हैं क्या, कार्बन को। तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, उस कार्बन को हम ब्लू कार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इतना को समझाने का मतलब इसलिए था कि आपको एक जो है बैकग्राउंड समझ में आए, राइट, बैकग्राउंड समझ में आए। और प्लीज हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चे परेशान नहीं होंगे,
मैं हर जगह मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है, बट आप टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें, तो दैट आपको भी चीजों में फायदा होगा, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसका इंग्लिश वर्जन ही करेक्ट माना जाता है, तो आपको इंग्लिश में भी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो हम सभी को पता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। आज की जरूरतों को पूरा करेंगे लेकिन कल की जनरेशन का ख्याल रख के, तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो यस ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, which of the following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India। देखिए पहले जान लीजिए कितने एसडीजीज है हमारे पास, 17 एसडीजीज हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे है आपकी नो पोवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे गोल है जीरो हंगर। ठीक है, भूखमरी हटाएंगे। फिर इसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 17 टोटल गोल है, तो इन 17 के 17 गोल को आपको किस नंबर पे कौन सा गोल है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि वाटर अवेलेबिलिटी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन से नंबर का है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कि ये 6 नंबर का है। ठीक है, बट आपको ये याद करना पड़ेगा सारे गोल्स को विद नंबरिंग सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा कि किस नंबर पे कौन सा गोल है। जैसे 13 नंबर गोल पे आपका क्लाइमेट के बारे में है। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए एक गोल से क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ। तो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी जो डिकेड माना गया है वो 2014 से 2024 माना गया है, और ये किसने माना है, ये माना है यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, किसने, यूनाइटेड नेशंस ने माना है, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कि रिन्यूएबल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट द कॉज ऑफ पोल्यूशन नॉर हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एनर्जी इज सेवेंथ गोल ऑफ द यूएन 16 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज का 17 नंबर का गोल है वो सस्टेनेबल एनर्जी का गोल है, एंड विद अ कॉल टू इंश्योर एक्सेस अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी ऑल फॉर ऑल बाय 2030। तो हमने पढ़ा है कि 2030 तक हमें ये 17 के 17 एसडीजीज को पूरा करना है, और जो डिकेड है सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव डिकेड, ये आपका 2014 से 2024 तक डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी। यूएन के 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 पार्ट हैं, जैसे जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a nodal institution for implementation of sustainable development goals। कौन सी ऐसी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करती है इंडिया में, तो आप याद रखिएगा कि ये है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आपके एसडीजीज को इंप्लीमेंट करती है इंडिया में। देखिए यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, राइट। चलिए, तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग आपका 2015 में बना। 2015 से पहले क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं ऐसा नहीं है, 2015 से पहले भी ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये किस नाम से एग्जिस्ट करता था, ये आपका प्लानिंग कमीशन के नाम से एग्जिस्ट करता था। ठीक है, एग्जिस्ट करता था प्लानिंग कमीशन के नाम से। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, हम सभी को बताया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को मनाया जाता है, राइट। थीम की बात करेंगे तो देखिए 2024 की थीम आप याद रखिएगा। ठीक है, 24 में आपका कुछ डेजर्टिफिकेशन, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन और आपका ड्रॉट, DRAUGHT ड्रॉट, और एक आपका कुछ और था, इससे रिलेटेड कुछ कोटेशन था, तो आप 2024 का याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये करंट का क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डे से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, 22 मार्च, 22 अप्रैल,
22 मई और 5 जून। ठीक है, तो 22 मार्च को हम मनाते हैं वाटर डे। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम अर्थ डे। 22 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे हम मनाते हैं। और 5 जून को मनाते हैं इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। तो ये चारों ही जो दिवस हैं, ये जो आपको चारों ही डेज हैं, इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकी जो थीम है करंट ईयर की, जैसे अभी आप 2024 में ये सारे हो चुके हैं भाई, मार्च अप्रैल मई जून सब निकल गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे डे हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो इन सबकी थीम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये थीम इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 5 जून हमें ये पता है अच्छे से, लेकिन थीम सबकी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द बुक साइलेंट स्प्रिंग इज पब्लिश इन 1962 विच सेट द टोन फॉर एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड वॉज रिटन बाय। ठीक है, ये सब ना भी याद रहे 1962। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी है। तो साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक जो इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, ये लिखी है आपकी रेचल कार्सन ने। ठीक है, रेचल कार्सन राइटर है, इस बुक की ऑथर है। राइट, देखिए यूपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। और एक आपकी उनकी एक इकोलॉजी में भी एक बुक है आपकी, वो भी इम्पोर्टेंट है। और वो इकोलॉजी जो टर्म है वो आपका अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। ठीक है, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। और इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया है, वो आपका दिया है एजी टैंसले। ठीक है, एजी टैंसले ने दिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है, टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है, तो ये दिया है आपका एक सेकेंड, ये आपका रोजन ने दिया है। ठीक है, टर्म बायोडाइवर्सिटी रोजन ने दिया है। ठीक है, इकोसिस्टम एजी टैंसले ने दिया है। और इकोलॉजी है जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। और साइलेंट स्प्रिंग किसकी बुक है, तो रेचल कार्सन की बुक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। एक कंट्री की नेचुरल कैपिटल में सब इंक्लूड होता है एक्सेप्ट। नेचुरल कैपिटल का मतलब है, देखिए कैपिटल का मतलब होता है क्या, पूंजी, मतलब हमारी क्या पूंजी है। तो नेचुरल कैपिटल मतलब जो हमारी प्राकृतिक पूंजी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट है हमारी नेचुरल कैपिटल, बिल्कुल। वाटर है, मिनरल्स है। लेकिन रोड्स क्या हमारी नेचुरल कैपिटल है, वो तो हमने खुद बनाई है। ठीक है, रोड्स तो हमने मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको डेवलप किया है। राइट, तो रोड्स आपकी नेचुरल कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगी। राइट, नेचुरल कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगी। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर मैं आपको ये चार्ट समझाऊं, थोड़ा सा ये यहाँ पर रॉन्ग बना हुआ है, बट मैं आपको करेक्टली इसको समझाऊंगी। नेचुरल रिसोर्सेज आपके दो तरीके के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल होता है, एक एग्जॉस्टेबल होता है। इनएग्जॉस्टेबल को हम क्या कहते हैं, हम इसको रिन्यूएबल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, एक रिन्यूएबल होता है, इसको रिन्यूएबल भी बोलते हैं, या इसको नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। क्योंकि किसी भी नाम से अगर ये आ गया तो आप तो कहेंगे कि मैंने तो इनएग्जॉस्टेबल पढ़ा था, मैंने तो रिन्यूएबल पढ़ा था, नॉन कन्वेंशनल तो नहीं पढ़ा था। ठीक है, और एग्जॉस्टेबल को हम कन्वेंशनल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं और कन्वेंशनल बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझेंगे कि इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे। रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब ये गैर परंपरागत है। ठीक है, गैर परंपरागत है ये, मतलब कि कन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और आपका एक बायोमास एनर्जी भी आ जाएगा। आप देखिए क्यों बोलते हैं इसको, जो आपके ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, या जिन्हें हम रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, अगर आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अर्थ पे अबंडेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, जो काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, और जिनके यूज से किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है, कोई वेस्ट नहीं जनरेट होता है, और
कोई किसी भी तरीके का पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसी के अपोजिट कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे यहाँ लिमिटेड, जिनके भंडार हैं, जो जिनके लिमिटेड पाए जाते हैं, और इनके यूज से पोल्यूशन होता है और हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म होता है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसके लिए हार्मफुल है ये। वो होते हैं आपके कन्वेंशनल, जिसमें आपका कोल आ जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है, राइट। ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018। इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 18 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 2024 से मतलब है। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और जब इकोनॉमिक्स की आपको कराऊंगी मैं तो वहां भी काफी चीजें करंट देखने को मिलेंगी, जैसे हम छोड़ देंगे क्योंकि आपको 2024 का याद रखना है। बट आपको एक पेज लेना है, एक छोटी सी कॉपी बनानी है, और आपको वहां नोट कर लेना है किस किस चीज का मुझे करंट देखना है, मतलब किस किस डे की थीम जो प्रीवियसली पूछी गई है तो आगे भी पूछी जा सकती है। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है एक जगह, सो दैट आपको आसानी रहे कि मुझे किस डे की थीम याद करनी है, कौन सा इंडेक्स याद करना है, कौन सी रैंक, कौन सी रिपोर्ट याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज। सोलर रेडिएशन का रोल किसमें होता है? तो देखिए, वाटर साइकिल में सोलर रेडिएशन का रोल होता है। थोड़ा सा वाटर साइकिल समझ लीजिए। पहली बात तो ये जितने भी साइकिल यहाँ आपको दिए हुए हैं, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है, ये आपके बायो, जियो केमिकल साइकिल इन्हें हम बोलते हैं। कभी कभी हम इसे बायोलॉजिकल साइकिल भी बोल देते हैं या जियोलॉजिकल साइकिल भी बोल देते हैं, बट इसका पूरा नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल्स ये होते हैं। साइकिल मतलब, देखिए वाटर साइकिल मैं आपको पढ़ाऊं तो जैसे ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर कोई नदी है, कोई झील है, ये रिसोर्सेस हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर सन है हमारा, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन आई, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर है, ये जो वाटर है H2O आपका वाटर है, ये यहाँ से वेपर बनेगा, ठीक है। क्या बना? वेपर बना, भाप बना। भाप बन के कहाँ गया? ये यहाँ हमारे बादल हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं। इन क्लाउड्स में जाकर ये वेपर इकट्ठी हो गई, यहाँ पर ये वेपर इकट्ठी हो गई, और जब ज्यादा यहाँ पर वेपर्स इकट्ठी हो जाएंगी तो जो क्लाउड है वो भारी हो जाएगा, ठीक है, इसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्या, रेन के फॉर्म में ये वापस से अर्थ पे पानी बरस जाएगा। इस तरीके से पानी बरस जाएगा और वापस से इसी नदी और नहर और तालाब में जाकर मिल जाएगा ये पानी। तो इस तरीके से वाटर का एक साइकिल है जो इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। अर्थ और आपके एटमॉस्फेयर के बीच में ये वाटर का एक साइकिल जो साइकिल की तरह चलता रहता है। कैसे वाटर अर्थ से वेपराइज होकर क्लाउड्स में इकट्ठा होता है, और कैसे फिर क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, वेट ज्यादा गेन कर लेते हैं, तो फिर रेन के फॉर्म में उस वाटर को अगेन वो वाटर नीचे आ जाता है आपका अर्थ सरफेस पे। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सोलर रेडिएशन का मेन रोल किस साइकिल में होता है, तो यस, वाटर साइकिल में ही होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर यही कहानी लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से, बाकी मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। नेक्स्ट है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नीरी। नीरी कहाँ है? तो नीरी आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये एक इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट है। इसी तरीके से कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करती हैं। नोट्स बना लीजिएगा, कौन किसका हेडक्वार्टर कहाँ है और किस ईयर में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट से केवल इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर है और कब स्थापना हुई, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, when when and where the National Environment Engineering Research Institute नीरी was established। तो हमने अभी पढ़ा कि नागपुर में है, और यहां से हमें ईयर भी पता चल गया कि 1958 में नीरी की स्थापना हुई। कहां पर? नागपुर में हुई, ठीक है, नागपुर में इसकी स्थापना हुई। देखिए, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा मैम ने नोट्स नहीं कराए, तो देखिए, अगर आपको नोट्स के साथ पढ़ना है
देख, अगर आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडियोस लेंदी होंगे। कुछ लोगों को लेंदी वीडियो से प्रॉब्लम भी होती है, तो मैंने कहा एक दो वीडियो मैं इस फॉर्मेट पे डालती हूँ। आपका जैसा कमेंट आएगा कि आपको नोट्स के साथ पढ़ना है या नोट्स के साथ नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से फिर मैं फॉर्मेट को चेंज कर दूंगी। राइट, ऐसा नहीं है कि अगर आप इस वीडियो के नोट्स मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं कराऊंगी कि मैंने तो ये वीडियो डाल अपलोड कर दिया PYQs और अब मैं नहीं कराऊंगी, बट ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं उसको भी करा दूंगी, और मेरे हिसाब से भी नोट्स के साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के करने में ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट जंप कर जाए PYQs पे। ठीक है, थोड़ा सा चीजें रिफ्रेश भी हो जाती हैं, रिकॉल भी हो जाती हैं, और आप 2x की स्पीड पे करके देख भी सकते हैं अगर आपको आता है तो, या स्किप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स एनिमल्स का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है, और पॉवर्टी को डिक्रीज करना ये भी जरूरी है, क्योंकि हमारा तो गोल नंबर वही है, 1 यही है ना, नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों ही चीजें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूरी है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक को अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आप उसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है द कॉमन कार्बन मेट्रिक। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हैज बीन डेवलप्ड फॉर। सो कॉमन कार्बन मेट्रिक जो यूएनईपी ने की हेल्प से डेवलप किया गया है, वो किस लिए डेवलप किया गया है? assessing the carbon footprint of building operation around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling governments to access the overall carbon footprints caused by their countries, or assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। कॉमन कार्बन मेट्रिक पूछ रहा है ना, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनमें जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है, फुटप्रिंट मतलब जो आपका स्टोर्ड कार्बन है, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है, उसके उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? गुड गवर्नेंस, बिल्कुल स्मार्ट सिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्लीन ग्रीन सिटी भी है, स्मार्ट मोबिलिटी भी यानी ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, बट स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम नहीं है, इसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब छोड़िए, आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द मिशन आर adequate water supply, assured electricity, sanitation includes solid waste management, efficient urban mobility and public transport, affordable housing especially for the poor, robust IT connectivity and digitalization, good governance especially e-governance and people's participation, sustainable environment, safety and security of citizens particularly women, children and elderly, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। ये इतने कंपोनेंट हैं आपके स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के। ठीक है, जिसमें कहीं भी स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है आपका। अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। आपको पता है 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ है, ये आपका ब्राजील में है, बट ये कैपिटल नहीं है कि आप सोचे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुई है तो ये कैपिटल है। ये ब्राजील की कैपिटल नहीं है, ब्राजील की कैपिटल आपकी ब्राजीलिया है। ठीक है, ये बस एक इंपॉर्टेंट शहर है, एक इंपॉर्टेंट जगह है ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन? देखिए, रियो हुआ आपका 1992 में। इसके बाद आप एक रियो प्लस, यहाँ पे रियो प्लस 20 पढ़ेंगे। रियो प्लस 20, रियो प्लस 20 क्या है? 1992 में आप प्लस 20 ईयर्स कर दें तो क्या आ जाएगा? 2012 आ जाएगा। तो रियो पे ही बेस्ड एक 2012 में एक और समिट हुआ, जिसे हमने रियो प्लस 20 भी कहते हैं।
उसका जो डिक्लेरेशन था, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका क्या नाम था, उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक Rio+5 भी है, देखेंगे हम आगे अगर हमें मिलेगा। तो ये +5+20 का मतलब यही है कि आप उसमें उतने ईयर्स ऐड कर दें 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में हुई थी, कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, वो क्या थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन समिट, इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से तो नहीं रिलेटेड थी। देखिए वो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही 1987 के बाद डेवलप हुआ है, तो 1992 में उसी पर बेस्ड रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। तो गैसेस की लेयर जो हमारे अर्थ के चारों ओर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर का जो आपका पूरा वाटर का एरिया है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बायोस्फीयर जहां पर आपका लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहां पर लिविंग चीजें होती हैं। नेक्स्ट है एयर क्या है? एयर आपका जो है, देखिए एयर आपको पता होगा एयर में क्या क्या होता है। एयर में कई सारी तरीके की गैसेस होती हैं। ठीक है, कई तरीके की गैसेस होती हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस? भाई एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन होती है, आपका CO2 होती है, CO होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एयर एक तरीके के गैसेस का, कई तरीके की गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो एयर हमेशा आप मिक्सचर पे टिक करेंगे, कंपाउंड पे टिक नहीं करेंगे, आप मिक्सचर पे टिक करेंगे। ठीक है, मिश्रण है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर। नाइट्रोजन हमको पता है अप्रोक्सीमेटली आपकी 78% नाइट्रोजन होती है एयर में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 78% होती है। ठीक, 78% इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पीछे इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं बताया किस किस गैस का कितना अमाउंट है, परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट है। देखिए एक तरफ गैस है, एक तरफ परसेंटेज है। सारी गैसेस का परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है, जिनका मैं बता रही हूँ उनका परसेंटेज आप याद रखिए। एक नाइट्रोजन का याद रखिए 78.08, जिसे रफली अप्रोक्सीमेटली हम 78% बोल देते हैं। ऑक्सीजन 20.95 है, जिसे हम रफली 21% मान लेते हैं। ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आपको बहुत याद रखना है। 0.03% हम कहते हैं, पॉइंट 2 डिजिट तक जाते हैं, 3 तक नहीं जाते। बट अगर आप याद कर लेंगे तो सो फॉर सो गुड है। ये तीनों का आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। बाकी का परसेंटेज नहीं भी याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन कौन सी गैसेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और हाइड्रोजन है। और आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि नियॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और एक होती है रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या है? ये नोबल गैसेस हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेडॉन यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब सारी नोबल गैसेस पाई जाती हैं एक्सेप्ट रेडॉन। ठीक है, रेडॉन यहाँ नहीं है। Next, which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? Concentration का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। Concentration का मतलब होता है सांद्रता, मतलब कितना अमाउंट है, परसेंटेज कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपने अभी पढ़ा 0.036% है, तो 0.03% करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन सब होती हैं एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन जो नोबल गैस है वो नहीं होती है। अब थोड़ा सा नोबल गैस के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है। नोबल गैस को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस। अब इन्हें हम आदर्श गैस क्यों बोलते हैं? देखिए अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो ऐसे SPDF, ये न्यूक्लियस होता है हमारा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये S होता है, ये P होता है, फिर इसके बाद एक D होता है, फिर F होता है। S में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में 8 रह सकते हैं, D में 8, 18, आपके F में 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है।
तो अगर ये आपका s ऑर्बिटल है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये तीसरा यहाँ नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की क्षमता थी, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। फिर इसके p में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए 8 के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 इसका होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर जो s ऑर्बिटल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 के बाद ये भर जाएगा। अब ये ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। इसी तरीके से आप नियॉन देखेंगे, नियॉन का 10 होता है, तो इसमें हम 2 न्यूक्लियस बनाया, s बनाया और p बनाया, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p में आपके 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 और 2 10 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके आप ऑर्गन का भी करेंगे, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन किसी का भी करेंगे, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। और ये गैसेस जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक एलिमेंट के पास जैसे किसी चीज की कमी होती है, जैसे H2O भी बनता है, तो एक जैसे यहाँ वाटर है, इसने एक H के साथ बॉन्ड बनाया, एक इस H के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसको एक चाहिए था, इसको एक चाहिए था, ऑक्सीजन के पास 6 थे तो इसको 2 चाहिए थे, तो इसने एक एक हाइड्रोजन से ले लिया और अपना एक एक हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बना के हमने वाटर बना लिया, ठीक है। लेकिन जब इनके ऑक्टेट पूरी तरह भरे ना, इन्हें जरूरत है किसी से लेने की ना किसी को देने की, तो ये क्यों किसी से रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इन्हें हम आदर्श गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, राइट। तो ये नोबल गैस का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता। नेक्स्ट है, इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, तो 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है 21%। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो ट्री होते हैं वो CO2 को अपने अंदर लेते हैं, ये ट्री है, ठीक है, इसने CO2 लिया और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन हमें दे दी। जब ये ट्री यहाँ रहेगा नहीं तो इस CO2 को लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये CO2 बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन बनाने वाला कोई नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन घटता जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो आपका डी ऑप्शन ऑक्सीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्री, ट्री का फंक्शन क्या नहीं है, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज ये भी करता है। आप एक चीज पढ़ेंगे, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो याद रखिएगा कि वो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये भी ट्री करता है, लेकिन क्या ट्री एयर पोल्यूशन कॉज करता है, नहीं, ट्री एयर पोल्यूशन क्यों कॉज करेगा, वो तो बचाता है बल्कि एयर पोल्यूशन को कम करता है। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ अर्थ। कहने का मतलब है इन चारों चीजों में से कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 को ऐड करती हैं यानी बढ़ाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन में हम क्या कहते हैं, करते हैं, श्वसन करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और सॉरी ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो बाहर छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, बिल्कुल। वोल्केनिक एक्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से भी CO2 गैस निकलती है और एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे आप देखते हैं सड़क पर कोई जानवर मर जाता है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी थोड़े दिनों में वो सड़ने लगता है, उसका डिके हो रहा होता है, उस पर आपके बैक्टीरिया और फंगस जो है ना वो आकर एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं और इसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपकी ये CO2 गैस निकलती है और इन्वायरमेंट में ऐड होती है। पर क्या फोटोसिंथेसिस से ऐड होती है, फोटोसिंथेसिस से तो हम CO2 को प्लांट अपने अंदर लेता है और जाकर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, तो ये तो एटमॉस्फेयर में CO2 को कम करता है ना कि बढ़ाता है, तो वन ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके होंगे।
तो 2, 3, 4 होगा आपका, जबकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको नोट्स नहीं पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है, नोट्स नहीं पढ़ाए हैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस ऐड नहीं करता है, बाकी सारे तीनों जो प्रोसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेटेड टू। देखिए वेदरिंग होती है किसकी, रॉक्स की। चट्टानों के टूटने को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो यहाँ देखिए रॉक्स से रिलेटेड कोई है, यस, तो ये है नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग टर्म पूछ रहा था किससे रिलेटेड है, काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजी का मतलब समझ लीजिए किससे संबंधित है, ये मौसम विभाग से संबंधित होता है, इसे मौसम विभाग बोलते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो ये आपका जिनेवा में है, और जिनेवा आपका कहाँ है, जिनेवा आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका मतलब ये कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, तो मैं बता दूं कि ये कैपिटल नहीं है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, BURN, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको बर्न, जलने वाला बर्न, बिल्कुल सही, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, उसमें इंपॉर्टेंट जगह है जिनेवा, ठीक है, जैसे रियो डी जेनेरियो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज लोकेटेड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैरोबी, और नैरोबी कहाँ है, ये आपका केनिया में है। देखिए सबके हेडक्वार्टर जितने भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो मैं आपको एक जगह कराऊंगी, बट स्टिल आप जो जो आता जा रहा है वो आप याद रखते जाइए, केनिया नैरोबी में है, राइट। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये आपका नैरोबी केनिया में है। और सबके जो प्रमुख हैं, जो डायरेक्टर हैं, स्पेशली UN जनरल असेंबली के, ठीक है, UNEP के, ये सब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ UN इन्वायरमेंट असेंबली वाज हेल्ड रिसेंटली। रिसेंटली की बात कर रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, तो ये करंट की बात हो जाएगी। हालांकि आंसर नैरोबी केन्या है, बट आपको याद रखना है कि अभी करंट में कौन सा सेशन किस नंबर का हुआ है, जैसे ये 4th का है, तो अभी हमारे कौन से नंबर का हुआ है, और लास्ट रिसेंटली और कहाँ हुआ है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, राइट। और UNEA की जो 5th नंबर का हुआ है शेड्यूल, वो 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 में हुआ है। तो देखिएगा कि आपका 2024 में कहाँ हुआ है, ठीक है। What does EPA stands for? EPA का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। EPA का फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, राइट। चलिए नेक्स्ट इस देख लेंगे, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का काम क्या है ये भी थोड़ा सा देख लें। ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है, which was created for the purpose of protecting human health and environment by writing and enforcing regulations based on law passed by Congress. It was established on 2nd of December 1970। तो याद रखिएगा EPA बना है आपका 2 दिसंबर 1970 को, और ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ये संस्था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है ये। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनविस जैसे हम कहते हैं, सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड, राइट। कहां पर लोकेटेड है, तो ये IIT मुंबई में, IIPS मुंबई में, ठीक है, IIPS मुंबई में लोकेटेड है। IIPS का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है NEA स्टैंड फॉर, NEA का फुल फॉर्म क्या है, तो NEA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। देख लेंगे हम NEAA या NEA क्यों बना, किस लिए बना, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर से आ जाए। नेशनल इन्वायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी, जिसे हम NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, ये किसने सेटअप की थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एड्रेस द केसेस इन विच इन्वायरमेंट क्लियरेंस वर रिक्वायर्ड सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये।
और इसको 1997 में नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी ने बनाया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और इसमें जो रूल्स बनते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से बनते हैं। और अभी जो है ये 1997 में इसे बनाया गया था, लेकिन अब इसे 2010 में डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जगह हमने एक नई संस्था बना ली है, नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, जिसको हम एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमने 18 अक्टूबर 2010 को बना लिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में एनजीटी का हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रमुख हैं इस समय वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के प्रमुख हैं इस समय, अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 18 अक्टूबर 2010 को ये बना। इसके पहले इसका नाम नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी था, जो कि 1997 में बना था, लेकिन अब हमने उसको हटा के डिसॉल्व करके इसमें इंक्लूड कर लिया है और एनजीटी बना लिया है। एनजीटी का काम क्या है, देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं ऐसे जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। अगर हम उनको जनरल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे तो वहां तो ऑलरेडी इतने पेंडिंग मुद्दे हैं, और इन्वायरमेंट हमारी एक धरोहर है, और उससे रिलेटेड मुद्दों को जल्द से जल्द सुलटाने के लिए, ठीक है, अपनी भाषा में कहें, और सुलझाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एनजीटी का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो एनजीटी का काम ये है, राइट। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका एम्स्टरडैम में है। एम्स्टरडैम आपका कहाँ है, एम्स्टरडैम आपका नीदरलैंड्स में है, नीदरलैंड्स में है एम्स्टरडैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट विच इज। किस तरीके के प्रोडक्ट को हम इको मार्क देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम कहते हैं ना इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बाइक है, इको फ्रेंडली व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हम इको फ्रेंडली बोलते हैं ना। तो इको फ्रेंडली मतलब जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट है द टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस। तो उसने इको मार्क इंट्रोड्यूस करा है। जिस प्रोडक्ट पर आपका इको मार्क होगा दैट मीन्स वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, एंड दैट प्रोडक्ट विल नेवर हार्म टू द इन्वायरमेंट, नॉट हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, हार्म नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019, नीति आयोग ने रिलीज किया। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, और अभी एसडीजी आपके पास 2024 का जो नीति आयोग ने किया है उससे आप याद रखिएगा। ठीक है, पोजीशन, और ये करंट का क्वेश्चन है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है, उस टाइम में ये आया था। यहाँ से आप बस ये नोट कर सकते हैं कि हमें किस किस चीज के इंडेक्स, किस किस चीज के रिपोर्ट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2019-20 इन इंडिया। ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है, अभी हमारे पास नया आ गया है। देखिए स्टेट और उसको एक स्कोर मिलता है, ठीक है, एसडीजी स्कोर मिलता है। हाँ, तो आप याद रखेंगे, और अगर आपके स्टेट का नाम है तो उसको तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आपके स्टेट का, जिस स्टेट का आप पीसीएस दे रहे हैं उस स्टेट का तो बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, व्हाट डज मीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेल्फ सफिशियंसी मतलब आत्म निर्भरता, या कहते हैं ना अपना खुद अपनी जरूरत के हिसाब से खुद अपनी चीजें होना, तो सेल्फ सफिशियंसी तो नहीं होता है। टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है। टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट एंड टू यूटिलाइज वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि ऐसे यूज करें आप अपने जमीन को कि उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, जो उर्वरकता है वो बनी रहे, और आगे भी आप उसका और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब है कि आप आज जो काम कर रहे हैं वो ऐसा करें कि अगले जो जनरेशन है, आगे जो आगे के समय में अगर आप वो कम करना चाहें तो वो और अच्छे से कर पाए। इतना ना किसी चीज को एक बार में एक्सप्लॉइट कर दें, इतना ना ओवर यूज कर लें किसी चीज का कि दोबारा आपके लिए वो रही ना जाए। ठीक है,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे करंट आप करंट से रिलेटेड रहिए, कई सारे करंट के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन। पहला स्टेटमेंट है नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, एंड वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी प्राकृतिक वनस्पति होती है वो उस जगह के क्लाइमेट यानी जो मौसम होता है, ठीक है, उसका जो क्लाइमेट होता है वहां को दर्शाती है। बिल्कुल, अगर आप डेजर्ट में जाएं, रेगिस्तान में जाएं, तो क्या वहां आपको बहुत हरा भरा पेड़ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वहां आपको कैक्टस मिलेगा भाई, क्योंकि कैक्टस सरवाइव कर लेता है, वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेता है, इतना मोटी लेयर बना देता है लीफ पे कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं वो भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर वो सर्वाइवल कंडीशन में अडेप्ट कर लेता है, आपको एडेप्टेशन इसको बोलते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम कह दें कि क्या वहां पर ऐसे प्लांट पाए जाएंगे जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है? आप डेजर्ट में चावल उगा के दिखाइए, चावल को तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कैसे उग पाएगा डेजर्ट में चावल? तो इसका मतलब कि वहां की जो वनस्पति होती है किसी जगह की, वो वहां के मौसम को दर्शाती है। बिल्कुल। फिर कह रहा है कि वाटर लविंग प्लांट, जो प्लांट वाटर जिनको ज्यादा चाहिए होता है, वो मॉइस्ट क्लाइमेट में होते हैं। बिल्कुल, नमी वाली जगह पे होते हैं, जहां पानी ज्यादा होगा वहीं तो होंगे। तो असर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है, किसी भी जगह की प्राकृतिक वनस्पति वहां के क्लाइमेट को दर्शाती है। जैसे वाटर को प्यार करने वाले या वाटर जिनको ज्यादा चाहिए होता है, वाटर लविंग प्लांट्स मॉइस्ट जगह पे मिलते हैं। तो आपका असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। भाई शहरीकरण और औद्योगिकरण ये हार्मफुल होता है, ठीक है, बिल्कुल हार्मफुल है। किसके लिए है देखेंगे, फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। यस, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर ओवर अर्बनाइजेशन हो जाएगा। शहरीकरण का क्या मतलब है, जब आपकी गांव की जनता, जिसे हम रूरल पॉपुलेशन कहते हैं, वो किसी वजह से कहाँ माइग्रेट करके आ जाए, वो आ जाए अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी क्षेत्र में आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आके बसने लगती है तो उसको हम बोलते हैं, जब बस जाती है अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा संख्या में गांव के लोग शहर में आएंगे, तो ओवर अर्बनाइजेशन हो जाएगा, तो एक तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा। भाई सरकार जो स्कीम निकालेगी, जो चीजें होंगी, जगह की दिक्कत हो, हर तरीके की आपकी वाटर सैनिटेशन हर तरीके की दिक्कत हो जाएगी, तो एक तरीके का बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पर्यावरण पे, आपकी इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई बहुत ज्यादा लोग शहर आएंगे तो घर बनाएंगे तो पेड़ काटेंगे, तो इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप पेड़ काटेंगे, बहुत ज्यादा लोग शहर आएंगे, पेड़ काटेंगे, तो उस पेड़ पर जो रहने वाले जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट का लॉस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी प्रॉब्लम होगी, उसका भी लॉस होगा। तो ये सारे ही चीजें होंगी अगर आप बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए। तो ये टॉपिक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, राइट। अभी हमने क्या किए हैं, लो लेवल के या मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए हैं। अभी इसमें एक हाई लेवल का क्वेश्चन करके भी है। देखिए, केवल ये जो डिफरेंशिएशन है, हाई लेवल मीडियम लेवल, केवल इसी टॉपिक में है, इसके बाद किसी टॉपिक में ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं, वीडियो काफी लेंदी हो गया है, तो अब हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसमें हम हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उसे देख पाए। ठीक है, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यस, जरूर कमेंट करें आप कि आपको नोट्स के साथ पढ़ना है, ठीक है, या नोट्स के बिना पढ़ना है। आपको ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आंसर में ही चीजें समझाती जा रही हूँ, या आपको वो फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लग रहा था? अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो फिर मैं इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करके पूरा पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करें कि आपको किस फॉर्मेट पे पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक के।
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी ये घटा चक्र कंप्लीट हो जाएगी। इसमें केवल 11 टॉपिक हैं आपके, 11 टॉपिक हैं केवल, तो हम फटाक से जल्दी से हफ्ते भर में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।